क्लास 9 का चैप्टर 3 जीवों में विविधता। वर्गीकरण के आधार पर पहले विविधता कहते किसी तो एक ही वास स्थान पर रहने वाले जीव जंतुओं में जब भोजन आवास के लिए या अन्य कारक के लिए आपसी विभेद होता है या आपस में जो झंझट होता है, जो आपस में बिखराव होता है, उसे ही हम बोलते हैं विविधता। तो एक ही वास स्थान पर रहने वाले जीवों में आपसी विविधता पाई जाती है तो उसे ही कहते हैं जीवों में विविधता। वर्गीकरण के आधार पर जीवों की विविधता हम उनकी समानताओं एवं विषमताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न समूहों में बांटते हैं, जिसे वर्गीकरण कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का सुव्यवस्थित और क्रमानुसार विभिन्न समूहों में विभाजन, उनका जैविक नामकरण तथा उससे संबंधित सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है, उसे वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। कैरोलस लिनियस 1707 से 1798 ईस्वी तक कैरोलस लिनियस ने 18वीं शताब्दी में सर्वप्रथम वर्गीकी या टैक्सोनॉमी की स्थापना की, अतः उन्हें वर्गीकी का जनक कहा जाता है। तो यदि टैक्सोनॉमी का अर्थ ही होता है, टैक्सोनॉमी इंग्लिश शब्द है यानी ग्रीक शब्द है और इसका हिंदी होता है वर्गीकरण। ऐसा पहली बार किया था कार्ल लिनियस। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा था। ये बांटने की क्रिया को हम बोलते हैं वर्गीकी या टैक्सोनॉमी। लिनियस के अनुसार वर्गीकरण केवल 4 ही इकाई थी। जब ये 2 भाग में पादप और जंतु में केवल बांटे थे, इसमें भी 4 इकाई थी। पहला संघ, वर्ग, वंश और जाति, ये 4 ही थे लिनियस के अनुसार। अब ये वर्गीकरण और जैव विकास। तो ये वर्गीकरण क्या है और जैव विकास क्या है? वर्गीकरण हम जीवों को क्यों करते हैं? तो जीवों के बारे में सुगमता से अच्छी जानकारी हमें प्राप्त हो, इसके लिए जीवों का वर्गीकरण करना बहुत ही आवश्यक होता है। जब जीव अलग अलग होंगे तो उनका अध्ययन करना हमें आसानी होगा और हम आसानी से उनका अध्ययन कर सकते हैं। जीवों का वर्गीकरण उनके विकास से संबंधित रहता है। विकासवाद के संस्थापक चार्ल्स डार्विन ने 1859 ईस्वी में अपने विकासवाद के सिद्धांत को अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज में प्रकाशित किया। कौन किए? चार्ल्स डार्विन किए। क्या बताए? तो बताए प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत। प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत क्या है? तो इस सिद्धांत के अनुसार दुनिया में वे सभी जीव जीवित रहते हैं जिन्हें प्राकृतिक चाहता है या प्राकृतिक में प्रतिस्पर्धा कर वह जीवित रहना चाहता है, वही जीव जीवित रहता है। अर्थात प्राकृतिक के ऊपर जीव निर्भर करते हैं। अब है वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रमित संरचना। कैरोलस लिनियस 1758 ने समस्त जीवों को 2 भागों में बांटा था। पादप जगत, पहला है पादप जगत, दूसरा है जंतु जगत। इसका मुख्य आधार था कि पौधे प्रचलन में असमर्थ है। पौधे चलने में क्या है? असमर्थ है। जर्मन वैज्ञानिक E.H. हिकल ने 1866 में एक तृतीय जगत का प्रस्ताव रखा जिसे प्रोटिस्टा नाम दिया गया। अब जो था 2 जगत था। पहले जो जगत था 2 था, पादप और जंतु। अब ये जब विभिन्नता पाई गई, जंतु और पादप से जब विभिन्नता पाई गई तो तीसरा जो हिक्कल के द्वारा दिया गया उसका नाम था प्रोटिस्टा। प्रोकैरियोटिक में एक ही जगत मोनेरा है। अब इसके बाद जो बना तो उसके बाद प्रोटिस्टा का ही भाग से कुछ ऊपरी उपसंघ वाले को मोनेरा माना गया, जिसमें जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया या नीलहरित शैवाल को रखा गया है। जीवाणु जैसे कवक यूकैरियोटिक जीव है लेकिन प्रकाश संश्लेषण में असमर्थ है। कवक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं।
तो ये हो गए यूकैरियोटिक के जीव हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में असमर्थ हैं। तो कवक के लिए एक नया जगत बनाया गया, जिस जगत को फंजाई नाम दिया गया। फंजाई नाम दिया गया। अंत में आर हेक्टर ने 1969 ईस्वी में इन सभी को मिलाकर 5 जगत वर्गीकरण को स्थापित किया। ये 5 जगत हैं। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा है प्लांटी और पांचवा है एनिमेलिया। तो ये 5 जगत जो दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया आर वेक्टर के द्वारा, आर विटेकर के द्वारा, आर विटेकर के द्वारा 5 जगत दिया गया। कार्ल वोस 1977 ईस्वी में ने अपनी वर्गीकरण में मोनेरा को आकार आर्की बैक्टीरिया तथा यूक बैक्टीरिया में बांटा। आर्की बैक्टीरिया में प्राचीन तथा यू बैक्टीरिया में विकसित सदस्यों को रखा गया। इस प्रकार जीवों के वर्गीकरण के स्तर निम्नलिखित हैं। पहला है जगत या किंगडम, उपजगत या सब किंगडम, फाइलम या डिवीजन, वर्ग या क्लास, गण या ऑर्डर, कुल या फैमिली, वंश या जेनेरा, जाति या स्पीशीज। तो ये सभी के सभी यहाँ पर जो दिया गया है, एक जीव के पूर्ण संरचना के बारे में बताया गया है, उनके पूर्ण जाति के बारे में बताया गया है, उनके पूरे विकसित रूप को बताया गया है। स्पीशीज चलेंगे, जेनरा चलेंगे, फैमिली चलेंगे, ऑर्डर चलेंगे, क्लास चलेंगे, डिवीजन चलेंगे, सब किंगडम। हिंदी में बोले तो जाति चलेंगे, वंश चलेंगे, कुल चलेंगे, गण चलेंगे, वर्ग चलेंगे, फाइलम चलेंगे, उपजगत चलेंगे और जगत चलेंगे। बहुत सारे जाति मिलती है तो वंश बनता है। वंश जो होते हैं मिलकर कुल का निर्माण करते हैं, कुल मिलकर गण का निर्माण करते हैं, गण मिलकर वर्ग का निर्माण करते हैं, वर्ग मिलकर एक फाइल बनाता है, फाइलम, फाइल मिलकर उपजगत बनाता है, उपजगत मिलकर जगत बनाता है। तो इस प्रकार एक विकसित सदस्यों को इस प्रकार के वर्गीकरण में रखा जाता है। इस अध्याय में विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण को अपनाएंगे, जो इस प्रकार होंगे। पहला होगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। 5 जगत, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और पादप और एनिमेलिया। विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण का मुख्य विशेषताएं यहाँ संक्षेप में दी जा रही है। यहाँ है जीवधारी, यहाँ है प्रोकैरियोटिक, यहाँ है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को नहीं बांटा गया है, यूकैरियोटिक को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है मोनेरा एक कोशिकीय, दूसरा है मोनेरा प्रोटिस्टा। इसी में दूसरा भाग है बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय के 2 भाग हैं, कोशिका भित्ति सहित, कोशिका भित्ति रहित। यानी एक में कोशिका भित्ति होती है, इसमें होती है, इसमें नहीं होती। जिसमें नहीं होता उसमें है जगत जो है वो एनिमेलिया आ रहा है। क्यों? एनिमेलिया में कभी भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, उसमें पाई जाती है, जब भी पाई जाएगी तो झिल्ली पाई जाएगी। कोशिका भित्ति सहित है जिसमें पाया जाता है, तो पाया जाता है अर्थात पादप। यहाँ पर बांटा गया 2 भाग में, प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले जैसे फंजाई और प्रकाश संश्लेषण करने वाले जैसे प्लांटी। तो इस प्रकार हम जीवधारी का अलग अलग वर्गीकरण करते हैं। ये प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक बोले तो बहुकोशिकीय, ये कोशिकीय, बहुकोशिकीय में मोनेरा एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय में कोशिका भित्ति सहित और कोशिका भित्ति रहित। रहित में हो गया एनिमेलिया और सहित में हो गया प्रकाश संश्लेषण एगो करने वाला एगो नहीं करने वाला। करने वाला तो प्लांटी या नहीं करने वाला तो फंजाई। इस प्रकार हम वर्गीकरण करते हैं। मोनेरा के बारे में जानेंगे। मोनेरा तो जगत को 5 वर्गों में बांटा गया विटेकर के द्वारा, जिसमें था पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक या फंजाई, चौथा प्लांटी था, पांचवा एनिमेलिया था। तो यहाँ जानेंगे मोनेरा के बारे में। इस जगत के जीव पोषण की दृष्टि से स्वपोषी या परपोषी दोनों हो सकते।
स्वपोषी भी होते हैं, परपोषी भी होते हैं। जीवाणु मुख्यतः एक कोशिकीय होते हैं। जीवाणु में एक या अनेक लंबी कशाभिकाएं फैलेजिला होता है। ये फैलेजिला है, कशाभिक जिसको बोलते हैं फैलेजिला। यहाँ दिखाया गया है कोशिका भित्ति, ये वाला लेयर को कोशिका भित्ति कहते हैं। इस लेयर को यहाँ है कोशिका झिल्ली, इस वाले लेयर को झिल्ली बोलते हैं। इसके नीचे यहाँ पर जो पाया जाता है इसको डीएनए बोलते हैं, और ये जो पाया गया इसको रोम कहते हैं। रोम को यहाँ पर बोलते हैं फैलेजिला या कशाभिक। दूसरा है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा दूसरा वर्ग का नाम है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में इस जगत के प्राय जीवों में प्रचलन के लिए रोम की तरह सीलिया या फैलेजिला पाया जाता है। सीलिया या फैलेजिला ये दिखाया गया है, इस चीज के द्वारा ये तैरता है। मृत जीवी सड़े गले पदार्थों पर अपना जीवन यापन करते हैं। ये मृत या सड़े गले जीवों पर अपना जीवन यापन करते हैं। तो अपोर्टिक प्रोटिस्टा में शैवालों को जैसे डाइटम, इग्लेना आदि परपोषी रूपों में स्लाइमोड एवं प्रोटोजोआन को शामिल किया जाता है। प्रोटोजोआ का मुख्य उदाहरण अमीबा, पैरामीशियम आदि है। प्रचलन के लिए अमीबा में उत्पाद एवं सीलिया में, पैरामीशियम में सीलिया होता है। अमीबा में प्रचलन पूछा जाता है कि अमीबा कैसे चलता है, तो इसका आंसर देना है उत्पाद के द्वारा। पूछा जाएगा पैरामीशियम कैसे चलता है, सीलिया के द्वारा। सिंपली समझो। ये दिखाया गया है पहले जिला है ये वाला, ये संकोचनशील रक्तधमनी है, ये केंद्रक है। यहाँ उत्पाद के रूप में ये बताया गया है, जिसके माध्यम से ये बहेगा, ग्रहण करेगा और केंद्रक द्वारा वो बाहर निकालेगा। यहाँ सीलिया को दिखाया गया, सीलिया है, विविध केंद्रक है। अब कह रहा है फंजाई, तीसरा जो है, पहला था मुंडरा, तीसरा है फंजाई। फंजाई कहते हैं इस जगत में उन बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया गया है इनके शरीर की संरचना धागे जैसी कवक जाल या माइसीलिया की तरह होती है, एवं प्रत्येक कवक जाल से पतले तंतु या हाइफा निकलते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा से बनी होती है। कुछ कवकों में माइसीलियम नहीं बनता है, जैसे इसमें संचित भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में पाया जाता है। ये जो फंजाई रहता है इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होता है, तो इसमें भोजन के लिए मुख्य रूप से जो भोजन संचित रहता है वो ग्लाइकोजेन के रूप में संचित होता है। अब जानेंगे आप प्लांटी। प्लांटिनिस बोले तो पौधा, प्लांटिनिस पौधा। इस जगत में यूकेरियोटिक प्रकाश संश्लेषित बहुकोशिकीय तथा कोशिका भित्ति वाले जीवों को सम्मिलित किया गया है। प्लांटी में आते हैं कोशिका भित्ति वाले जीव। मेलिया, इस जगत में ऐसे सभी यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय जीवों को रखा गया है, इसमें सभी यूकेरियोटिक और बहुकोशिकीय जीव रखे गए हैं। एनिमेलिया। अगला प्लांटी पादप जगत। पौधों का वर्गीकरण मुख्यतः इस आधार पर किया गया है कि इन बीजों का विकास या तो फल के भीतर होता है या बीज नग्न होते हैं। प्लांटी या पादप में बताया गया कि इसका वर्गीकरण जो किया गया है, बीजों के विकास या तो फल के भीतर होता है या तो फल के भीतर में, या बीज नग्न होते हैं, नग्न में छोटा छोटा। अगला है आइकलर। आइकलर ने, वैज्ञानिक का नाम है आइकलर ने 1883 ईस्वी में पादप जगत को दो उपजगतों में बांटा है, जिसका नाम है क्रिप्टोगैमस और फिनेरोगैमस। क्रिप्टोगैमस के पौधे बीज रहित होते हैं, यानी बीज नहीं पाए जाते हैं, उसको कहते हैं क्रिप्टोगैमस। और फेनरोगैमस में उच्च कोटि के बीज युक्त पौधों को सम्मिलित किया गया है। उपजगत क्रिप्टोगैमस को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें बीज नहीं होते उनके 3 भाग हैं। पहला है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। उपजगत फेनरोगैमस को 2 भाग में बांटा गया, एक है जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी या नग्न बीजी, एक है एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी, या इसमें बीज जो होते हैं बड़े आकार के होते हैं, फल के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ से सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है ये 9, 10 और 12 सभी क्लास के लिए यहाँ भी आई है कि पहले नंबर पादप को बांटा गया है 2 में, जिसको एक को कहते हैं क्रिप्टोगैमस, एक को कहते हैं फेनरोगैमस। अब क्रिप्टोगैमस के पौधे जो होते हैं बीज रहित होते हैं, यानी बीज नहीं होता है। एक 3 भाग हैं, इसके 3 भाग हैं। अब जो है थैलोफाइट, ब्रायोफाइट,
टेरिडोफाइट। ये हो गए क्रिप्टोगैमस। अब है फेंड्रोगैमस, इसमें बीज होता है, नग्न हो, बड़ा हो, छोटा। तो ये जो है फेंड्रोगैमस, ये दो प्रकार के हैं। इसमें है जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी या नग्न बीजी कहते हैं, छोटे छोटे बीज। ये ऊपर भी पाए जा सकते हैं, फूल पत्ती ये सब के ऊपर में। और दूसरा एंजियोस्पर्म या आवृत बीज, ये हमेशा फल के अंदर पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म दोनों को मिलाकर स्पर्मेटोफाइटस कहलाते हैं। जब दोनों ये मिल जाते हैं, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म अर्थात नग्न बीजी, एंजियोस्पर्म अर्थात बीज, ये दोनों मिलते हैं स्पर्मेटोफाइटस कहलाता है, स्पर्मोमेटोफाइटस, जिसके अंतर्गत सभी पौधे आते हैं। पादप वर्गीकरण का मुख्य आधार है पादप शरीर। पादप को हम एक शरीर के रूप में जाने, इसमें है बिना विभेदन के, यहाँ है विभेदन शरीर के। बिना विभेदन का होता है थैलोफाइटा, इसमें तना पत्ती जड़ अंतर नहीं होता है। विभेदन वाला संवहन सहित हो गया और संवहन तंत्र सहित, एक रहित एक सहित। सहित रहित में आ गया ब्रायोफाइटा, इसको उभयचर भी कहा जाता है। यहाँ एक बीज रहित, एक है बीज सहित। अब बीज रहित में टेरिडोफाइटा, बीज रहित में टेरिडोफाइटा। यहाँ पर है बीज सहित में है नग्न बीजी, आवृत बीजी। नग्न बीजी में है जिम्नोस्पर्म, आवृत बीजी में एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म दो प्रकार के, द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री। अब यहाँ समझानेंगे थैलोफाइटा के बारे में। इनका शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं होता है, अर्थात थैले के समान होता है, लेकिन यह एक थैलस के रूप में रहता है, इसलिए इन्हें थैलोफाइटा कहते हैं। इनमें संवहनीय तंत्र नहीं पाए जाते हैं। शैवाल तथा लाइकेन को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। शैवाल या एल्गी पादप जगत का यह सबसे सरल जलीय जीव है जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। कुछ शैवाल एक कोशिकीय होते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास और अन्य बहुकोशिकीय धागे की तरह संरचना वाले होते हैं, जैसे स्पायरोगायरस। जो एक कोशिकीय होते हैं उसमें आते हैं क्लोमाइडोमोनास, अन्य बहुकोशिकीय, और जो धागे रूपी संरचना के होते हैं वो होते हैं स्पायरोगायरस। कुछ शैवाल सखित होते हैं, जैसे क्लोडोफोरा। सभी शैवाल हरे नहीं होते हैं, कुछ भूरे, लाल आदि रंग के भी होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के शैवाल होते हैं और अलग अलग उनके रंग रूप होते हैं। तो ये जो है क्लाइडोफोरा, ये जो शैवाल होते हैं ये हरे रंग के नहीं होते हैं, ये लाल या पीले रंग के होते हैं। सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला ये आयोडीन के रूप में जो शैवाल है वह होता है भूरा रंग का या होता है लाल रंग का। कम मात्रा में मिलता है पीला और हरा, जिसका रंग ऐसा होता है। ये शैवाल समुद्रों में बहुत अधिक मात्रा में देखे जाते हैं। ये दिखाया गया है फ्लैजिलम केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट, ये है क्लोमाइडोमोनास का जो एक कोशिकीय है। क्लाइडोफोरा है, इसकी संरचना है, और इसी क्लाइडोफोरा का दूसरा संरचना दिखाया गया। अब है लाइकेन। लाइकेन क्या है? तो ये मुख्यतः पेड़ों की छालों, पत्थरों तथा पुरानी दीवारों पर रंगीन धूसर हरे धब्बों के रूप में दिखाई पड़ता है। ये दिखाया गया है लाइकेन को। लाइकेन जो है सहजीवी का रूप कार्य करता है। ये बने किससे होते हैं? ये शैवाल और कवक से मिलकर बने होते हैं। लाइकेन किसका सूचक है? प्रदूषण का सूचक है। जिस वास स्थान पर प्रदूषण अधिक मात्रा में होते हैं वहाँ पर ये लाइकेन मौजूद होते हैं। तो इससे हम प्रदूषण का आसानी से पता लगा लेते हैं। जिस परिवेश में प्रदूषण अधिक होगा वहाँ पर ये मौजूद होंगे। तो ये प्रदूषण का एक मानक माना जाता है। ब्रायोफाइटा, इस विभाग के पौधे भूमि पर नम एवं छायादार स्थानों पर उगते हैं, अतः इन्हें पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। ये जो ब्रायोफाइटा है इन्हें पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। उभयचर यहाँ दिखाया गया 1, 2, 3, ये अलग अलग प्रकार के उभयचर प्राणी के रूप में दिखाया गया। अधिकांश पौधे हरे एवं छोटे होते हैं।
इनका शरीर थायरस के रूप में होता है, या फिर तना और पत्ती जैसी रचना में विभेदित रहता है। वास्तविक जड़ इसमें नहीं पाए जाते, वास्तविक जड़ इसमें नहीं पाए जाते। इनका मुख्य उदाहरण रिक्सिया, मॉस, मोरकेंसिया आदि पौधे हैं। टेरिडोफाइटा दूसरा है, यहाँ के बाद ब्रायोफाइटा के बाद है टेरिडोफाइटा। इस विभाग के पौधे का शरीर जड़, तना और पत्ती में विभाजित रहता है। इसमें जड़ भी अलग रहता है, तना भी, पत्ती भी। सभी फॉर्न इसके उदाहरण है। इसमें बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं जो अनेक पत्रिकाओं में विभाजित रहती हैं। पत्तियां तरुण अवस्था में कुंडलित रहती है, एक दूसरे के ऊपर लेयर बाई लेयर कुंडलित रहती हैं। ये फॉर्न का पौधा है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा को सम्मिलित रूप में क्रिप्टोगैमस कहते हैं। इनमें नग्न भ्रूण पाए जाते हैं जिन्हें बीजाणु कहते हैं। इनमें डस्ट जैसा बीजाणु होता है। इन पौधों में जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं एवं इनके बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती। इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता ना के बराबर होती है। इसके विपरीत फेनरोगैमस में जनन प्रक्रिया के फलस्वरूप बीजों की उत्पत्ति होती है। बीजों की संरचना इस प्रकार रहती है कि भ्रूण के साथ संचित खाद्य पदार्थ भी उसमें रहता है। यानी कि संचित खाद्य पदार्थ जो रहते हैं वो रहते हैं किसमें? फेनरोगैमस में। ये जो हुए ये सभी इनमें क्रिप्टोगैमस में किसी भी प्रकार के बीज में खाद्य संरचना नहीं होती है, जबकि फेनरोगैमस में खाद्य पदार्थ के रूप में बीज पाए जाते हैं, जो हम अखरोट और खाते हैं या बादाम खाते हैं। जिम्नोस्पर्म, इन पौधों में बीज फलों के भीतर नहीं बनते। इनमें फूल का अभाव होता है, फूल नहीं पाया जाता। किसमें? जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में फूल नहीं पाया जाता है। ये पौधे बहुवर्षीय, सदाबहार एवं काष्ठीय होते हैं। काष्ठीय मीन्स कठोर और लंबा होता है। इन पौधों में जड़ें एवं तना एवं पत्तियां विकसित होती है, सब विकसित होता है। इसका मुख्य उदाहरण है साइकस और पाइनस, जो बहुत ही कम क्षेत्रों में पाए जाते हैं। साइकस और पाइनस, इससे चीड़ का तेल प्राप्त होता है। एंजियोस्पर्म, वो जिम्नोस्पर्म जिसमें बीज नहीं बनते। अब एंजियोस्पर्म यह पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। इसमें बीज हमेशा फल के भीतर पाया जाता है। यहाँ दिखाया गया है फूले हुए संवहन बंडल, यहाँ से निकाल के भ्रूण को बताया गया, यहाँ संवहन बंडल को दिखाया गया, यहाँ रेशेदार जड़ के बारे में बताया गया, और यहाँ जो बताया गया पत्ती में समांतर शिरा विन्यास को बताया गया। बीजों में बीजपत्र की संख्या के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। एक बीजपत्री जिसको कहते हैं मोनोकॉटिडिन्स, दूसरा है द्विबीजपत्री जिसको बोलते हैं डाइकोटोडिन्स। अब एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री को हम समझें कैसे? जिसका पत्ता इस आकार का हो, ऐसे हो, मकई, नरकटिया, ये सब जो हो गया, इन सब में धान, गेहूं, इस सब का पत्ता ऐसे होता है। तो इसको जब हम दो भाग में बांटेंगे, तो यहाँ से भाग में बांटेंगे तो यहाँ से ये पूरा यहाँ तक दो भाग में बट जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं एक बीजपत्री। द्विबीजपत्री में क्या होता है? उसका पत्ते का आकार इस आकार का होता है। चाहे आप किसी भी पेड़ पौधा का देख सकते हैं, तो इसमें होता है समांतर विन्यास, इसमें होता है शिरा विन्यास। जब इसका काट करेंगे तो इधर से निकलेगा, जब काट करेंगे तो इधर से निकलेगा। तो ये हो गया शिरा विन्यास, ये हो गया समांतर विन्यास। समांतर विन्यास को हम बोलते हैं एक बीजपत्री और शिरा विन्यास को कहा जाता है द्विबीजपत्री। और समझेंगे हम उदाहरण। मोनोकॉटिडिन्स, कह रहा है इनके बीजों में केवल एक ही बीजपत्र मौजूद होते हैं, इसलिए इन्हें एक बीजपत्री कहते हैं। इन्हें हम दो बराबर भागों में बांट नहीं सकते। पतली पत्ती पर शिरा विन्यास समांतर होता है, अभी बताए समांतर होता है। इसके संवहन बंडल जाइलम और फ्लोएम फूले हुए रहते हैं। इसमें रेशेदार जड़ तंत्र होता है। जड़ जो होता है, ऐसे भी हम अंतर कर सकते हैं एक बीजपत्री का, इसमें जो जड़ होता है रेशेदार होता है, एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं, झगड़दार होता है, झगड़दार जड़। जैसे धान, घास, बांस, नारियल, ताड़, ईख, गेहूं आदि इसके उदाहरण होंगे।
किसका, एक बीज पत्री का। दूसरा है डायकोटोनडेन्स या द्विबीज पत्री। इनके बीजों में 2 बीज पत्र मौजूद होते हैं, इसलिए इन्हें द्विबीज पत्री कहते हैं। इन्हें हम 2 बराबर भागों में आसानी से बांट सकते हैं, जैसे चना, मसूर, मूंग, ये दलहनी पौधे लगभग। इनमें पाया जाने वाला संवहन बंडल गोलाकार में व्यवस्थित रहते हैं, जैसे आम, लीची, बरगद, कटहल आदि के वृक्ष इसके उदाहरण हैं। आम के जो फल होता है, फल के अंदर जो बीज होता है उसको 2 भाग में हम आराम से बांट सकते हैं। लीची का भी हम आराम से बांट सकते हैं, बरगद हो, कटहल हो, और बहुत सारे फल हैं जिनके बीज को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। यहाँ डाइकोटन के बीज दिखाया गया है, यहाँ बीज पत्र दिखाया गया, यहाँ संवहन बंडल दिखाया गया। इसके जो जड़ होते हैं वो होते हैं मूसल जड़, झगड़दार नहीं, मूसल जड़। यहाँ पत्ती का विन्यास स्वरूप दिखाया गया है। अब जानेंगे एनिमेलिया या जंतु जगत। जंतु जगत को ही इंग्लिश में बोलते हैं एनिमेलिया। जंतु जगत की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, ये बहुकोशिकीय तथा यूकैरियोटिक होते हैं। दूसरा है, जंतु परपोषी या विषमपोषी होते हैं। तीसरा है, इनका शरीर द्विस्तरीय या डिप्लोस्टिक अथवा त्रिस्तरीय या ट्रिब्लास्टिक होता है। जंतुओं का शरीर जब 2 जनन स्तरों एक्टोडर्म और इंडोडर्म का बना होता है। 2 स्तर के जीव जंतुओं के शरीर बने होते हैं, एक्टोडर्म और इंडोडर्म। एक्टोडर्म, इंडोडर्म, इंडोमिस अंदर का संरचना और एक्टोमिस बाहर का संरचना। तो ये 2 संरचना मिलकर एक मनुष्य के शरीर का निर्माण करता है। जंतु प्रायः चल्यमान होते हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान चलते हैं। शरीर का आकार निम्नलिखित प्रकार का हो सकता है। अब जानेंगे कौन कौन प्रकार का होता है। द्विपार्श्वमित, इसमें जंतु के शरीर को एक काट द्वारा 2 समान भागों में बांट सकते हैं। बाएं और दाहिने भाग में एक ही प्रकार की रचनाएं पाई जाती है, जैसे मेढक, मछली, मनुष्य, ये सभी। ये बीच से कटा हुआ है। अरीय समित 2 प्रकार के होते हैं, एक अरीय समित और एक होता है समित। इससे जंतु को केंद्र के स्थान से अर्धव्यासों पर 1 से अधिक समान भागों में बांटा जा सकता है, जैसे हाइड्रा। हाइड्रा में इधर देखे दर्शाया गया है, इधर 3 पार्ट, इधर भी, इधर 1 भाग, इधर भी। इधर मेढक में दर्शाया गया 1 पैर, 1 पैर, 1 हाथ, 1 हाथ। यहाँ पर दिखाया गया आंख, आंख, इस प्रकार बने होते हैं। द्विपार्श्वमित में मेढक का और अरीय समित में हाइड्रा का। सम्मिति, ऐसे जंतु में किसी भी काट से शरीर के 2 समान भागों में नहीं बांट सकते हैं, जैसे घोंघा। बहुत सारे जीव जंतु। वास्तविक देहगुहा या सीलिया मौजूद हो भी सकता है या नहीं भी। शरीर की दीवार और आहार नाल के बीच की जगह को देहगुहा कहते हैं। जब इस देहगुहा के चारों ओर भ्रूण के मेसोडर्म की एक परत होती है, तब देहगुहा को सीलोम कहते हैं। यहाँ दर्शाया गया है, ये जो है एक प्रारूपी संरचना है, जिसमें मेसोडर्म, एंडोडर्म, आहार नाल, सीलोम है, एक्टोडर्म है। एक्टोडर्म हमेशा बाहर रहता है, उसके बाद रहता है मेसोडर्म, उसके अंदर होता है सीलियम, और उसके अंदर जो होता है वो होता है मेसोडर्म, उसके अंदर जो होता है वो होता है एंडोडर्म, और उसके अंदर जो होता है आहार नाल होता है। इतना प्रोसेस के बाद इसमें से भोजन ऐसे ही संरचना ये प्रदर्शित होता है, और ये संरचना रूपी ये पाए जाते हैं। ये अंग ऐसे ऐसे पाया जाता है, और इसी का बीच भाग जो होता है, बीच भाग से आहार जाता है। ऐसे इसी भाग को यहाँ पर इसे दर्शाया गया, इस भाग को इसमें जिसमें जाता है पाइप नली। तो यहाँ से हम ये समझे असमिति के बारे में। जंतु जगत के वर्गीकरण का महत्व जानेंगे। एनिमेलिया है, एनिमेलिया को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पोरीफेरा फाइलम संघ का नाम है, प्लेंटी हेलमिनेथीज है, एनिलिडा है, यहाँ से सिलिंड्रेटा है, स्क्लेर हेलमिनेथीज है, सिलिंड्रेटा का नाम है नाइडेरिया, और स्क्लेरेनिथीज का नाम है मिनेटोडा। उसके बाद है अर्थोपोडा, उसके बाद मोलस्का, उसके बाद इकाइनोडर्मेटा, प्रोकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा को ही वर्टिब्रेटा कहते हैं। इसमें आता है मेमेलिया, एबीज, रिप्टिलिया, एम्फीबिया, फिशिस। ये क्लास ऑफ वर्ग के नाम है। तो ये हो गया जंतु जगत का सबसे इम्पोर्टेंट वर्ग। पहला यहाँ हो गया पोरीफेरा, फिर हो गया सिलिंड्रेटा, प्लेंटी हेल्मिन्थ, स्केलमेन हेल्मिन्थ,
एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकोडेटा, कॉर्डेटा। ये हो गया वर्ग। इनवर्टिब्रेटा है, उसमें आता है मेमेलिया, एबीज, रिप्टिलिया, एम्फीबिया, फिशिज। फिशिज मीन्स मछली वर्ग। तो इन सबों के बारे में हम एक अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पहला दिया गया है संघ एक पोलीफेरा। ये बहुकोशिकीय जंतु हैं, ये समानता स्पंजी कहलाते हैं, स्पंज होते हैं। ये स्थानबद्ध होते हैं, इनका शरीर छिद्रयुक्त होता है। छिद्र ऑस्ट्रेरिया कहलाता है, जो इसमें छिद्र होता है इस जंतु में वो ऑस्ट्रेरिया कहलाता है। और बड़े छिद्र आस्कुलम द्वारा बाहर निकल जाता है। शारीरिक रचना अत्यंत सरल होती है, शरीर में ऊतक नहीं होते हैं। प्रजनन साधारणतः अलैंगिक विधि से मुकुलन या जेम्यूला द्वारा होता है। ये द्विलिंगी होते हैं, एक लिंगी नहीं, द्विलिंगी, दोनों लिंग उसी में मौजूद होता है। इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। पुनरुद्भवन मीन्स अपने से जनन करने की क्षमता। उदाहरण के लिए साइकन, हाइलोनिम, यूलोक्लेट्स, यूरोस्पोंजिया, स्पंजिला, जो मृदु जल में पाया जाता है। यहाँ दिखाया गया है हाइलोमेना, इस प्रकार का है। यहाँ यूप्लेकेटल्स, इस प्रकार का जीव है। यहाँ विभिन्न प्रकार के स्पंज, स्पंज में है साइकन। तो यहाँ पर है ऑसोकुलोम, ये दिखाया गया। ऑस्ट्रेरिया, ये कहला जाता है जल इसके माध्यम से बाहर निकलता है और जल इसके माध्यम से अंदर प्रवेश करता है। यानी एक छिद्र से जल अंदर आता है, दूसरा छिद्र से बाहर जाता है। यहाँ भी इन सभी छिद्र से जल आते हैं और इधर से बाहर निकलता है। यहाँ भी जल जाने का ये है और इसका बाहर निकलने का एक अलग से मार्ग होता है। तो इसके जो शरीर होते हैं छिद्र युक्त होते हैं, बिल्कुल रसगुल्ला या स्पंज की तरह। फिर आगे दूसरा संघ है सिलिंट्रेटा या निडीरिया। ये जलीय अधिकांश समुद्री एकांकी या संघचारी जंतु हैं, संघ में रहते हैं इसीलिए संघचारी हुए। ये डिप्लोब्लास्टिक या द्विस्तरीय प्राणी है। शरीर का बाह्य स्तर एक्टोडर्म तथा भीतरी स्तर एंडोडर्म या गैस्ट्रोमीडिस होता है। दोनों सतहों के बीच आकाश की मेसोगेलिया होता है, मेसोगेलिया। उसके बाद इसमें देह भित्ति से घिरी हुई सिलेंट्रेना या जठर गुहा वाहिनी गुहा होती है। शीर्ष पर एक त्रिकोणा रचना के रूप में होता है जिसे हाइपोस्टोमा कहते हैं। मुख के चारों ओर संस्पर्शक होते हैं, चूसक। चूसक इसको बोलते हैं, चूसक। देह भित्ति में इंटरस्थिलियन कोशिकाएं और नाइडोब्लास्ट या दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिकाओं में अस्थायी श्रम विभाजन होता है, कोशिका स्वयं काम करती है। ये मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन करते हैं। अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन में शुक्राणु एवं अंडाणुओं का निर्माण होता है। ऑरिलिया है, समुद्री एनीमेना है, कोरल है। संघ तीसरा है जिसका नाम है प्लेंटी हेलमिनथीज। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक या त्रिस्तरीय एवं द्वि स्पर्श सम्मित होते हैं। ये परजीवी होते हैं। इनकी देहगुहा भित्ति जंतु है, अर्थात इनके शरीर में देहगुहा नहीं पाई जाती है। आहार नाल केवल मुंह द्वारा बाहर खुलता है। श्वसन अंग, कंकाल तंत्र, रुधिर परिवहन तंत्र विकसित नहीं होते हैं। ये उभयलिंगी जंतु हैं, अर्थात एक ही शरीर में नर एवं मादा दोनों जनन पाया जाता है। तो यहाँ से पोरीफेरा था, दूसरा सिलिंट्रेटा था, तीसरा था प्लेंटियस में। यहाँ पढ़े पोरीफेरा, यहाँ पढ़े सिलिंट्रेटा और यहाँ पढ़े प्लेंटी हेलमिनथीज। तीन से बारे में पूर्णतः चर्चा यहाँ हो चुका है। पोरीफेरा में बताया गया पूरा शरीर होता है छिद्र। दूसरा था सिलिंट्रेटा, ये बताया गया इसका महत्वपूर्ण चर्चा ये है कि ये संघ में रहना पसंद करते, प्रजनन मुकुलन द्वारा करते हैं। तीसरा संघ था प्लेंटी हेलमिनथीज। इसमें बताया गया है कि इसमें देहगुहा नहीं होती है, वास्तविक देहगुहा नहीं होती है। बाकी इसके आहार नाल, श्वसन अंग सभी विकसित होते हैं और ये उभय लिंगी होते हैं। तो इन तीनों संघ की विशेषता बताई गई है। अब आगे भी हम इसकी विशेषता के बारे में जानेंगे। संघ चौथा एस्केलेमेंथीज। एस्केलेमेंथीज जो है, इनका शरीर जो होता है अखंडित और द्विपार्श्व सम्मित होते हैं। ये लंबे बेलनाकार कृमि है, अतः ये गोल कृमि कहलाते हैं। लंबा बेलनाकार गोल कृमि है। ये
इनका जो शरीर होता है मिथ देह गुहा पाया जाता है, जो क्यूटिलिस्लोम कहलाता है। आहार नाल विकसित तथा मुख द्वार एवं गुदा भी उपस्थित होता है। अन्य अंग तंत्र जैसे श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं पाए जाते हैं। ये एक लिंगी होते हैं, अर्थात नर और मादा अंग अलग अलग शरीर में पाए जाते हैं। एक लिंगी होते हैं, नर अलग मादा अलग। यहाँ दिखाया गया नर अलग मादा अलग। उदाहरण के लिए अस्केरिस, ब्रुचेरिया, हुकबॉर्म, इकाइनोस्टोमा, पिनबॉर्म। यहाँ दिखाया गया ये मुख बता रहा है, ये उत्सर्जित छिद्र है, ये मादा जनन छिद्र है, ये मादा जनन छिद्र है। यहाँ स्पर्श, यहाँ पार्श्व रेखा है, यहाँ से पीनियल सिटी है और यहाँ गुदा पर है। तो ये एक है स्केरिस का, ये एक नर भाग है और एक मादा भाग को दिखाया गया है, जो बिल्कुल दिखने में बिल्कुल जोंक या केचुआ के जैसा लगता है, लेकिन वो होता नहीं है, उससे नग्न होता है। अब है संघ पांचवा, जिसका नाम है एनिलिडा। ये जंतु साधारणतः स्वतंत्र जीवी, कुछ परजीवी जैसे जोंक, टिप्लोब्लास्टिक तथा द्विपार्श्व संमित वाले होते हैं। चूसक पाया जाता है इसमें। इनमें वास्तविक देहगुहा पाई जाती है। शरीर में अनेक खंड होते हैं। प्रचलन कांटेनुमा शुक द्वारा होता है। शुक जो पाया जा रहा है इसी के मदद से ये चलता है। इनके अंगतंत्र विकसित, सुव्यवस्थित और इनमें स्पष्ट पाचन तंत्र, नलिकाकार आहार नाल, श्वसन तंत्र, बंद रक्त परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, नेफ्रिडिया, दोहरी ठोस आधारीय तंत्रिका, रज्जु पाए जाते हैं। ये सभी पाए जाते हैं। ये एक लिंगी एवं उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। एक लिंगी भी पाए जाते हैं, उभयलिंगी भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए नेरिज हो गया, समुद्री चूहा हो गया, केंचुआ हो गया, जोंक। ये सभी जो उदाहरण है वो एनिलिडा का उदाहरण है। इसी में केंचुआ भी आता है। केंचुआ है, जोंक है। इसको सबसे महत्वपूर्ण याद रखना है, केंचुआ और जोंक को, जो कि किस वर्ग में आता है, एनिलिडा में आता है। और समुद्री चूहा भी एनिलिडा में आता है। यहाँ समुद्री चूहा का चित्र बनाया गया है, इस सुख के द्वारा ही ये चलता है। संघ, छठा संघ अर्थोपोडा। ये कहलाता है विश्व का सबसे बड़ा संघ। विश्व का सबसे बड़ा जो संघ होता है उसका नाम है अर्थोपोडा, और उससे जो दूसरा नंबर छोटा होता है उसका नाम है मोलस्का। तो सबसे बड़ा जो संघ है अर्थोपोडा है। अर्थोपोडा को इसलिए बड़ा संघ कहा जाता है क्योंकि इसमें सभी प्रकार के जीव जंतु, कीट पतंग, लगभग सभी प्रकार के कीट पतंग इसके अंतर्गत आ जाते हैं। छोटे छोटे जितने भी कीड़े मकोड़े, कीट पतंग वगैरह वगैरह होते हैं, सब के सब इसी में आता है। इसलिए अर्थोपोडा सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा संघ कहलाता है। मक्खी, मच्छर, खटमल, ये सभी के सभी अर्थोपोडा की श्रेणी में आते हैं। अर्थोपोडा जंतु का सबसे बड़ा संघ है। जंतुओं के संपूर्ण संख्या के करीब 75% इसी संघ का सदस्य है। जितना भी कीड़ा मकोड़ा है, कीट पतंगे, सब के सब इसी संघ का है। ये स्वतंत्र जीवी और परजीवी दोनों होते हैं। इनका शरीर द्विपार्श्व संमित, ट्रिप्लोब्लास्टिक तथा खंडित होता है। इनके मजबूत संगीत उपांग होते हैं। उपांग वो 4 पैर, 6 पैर ऐसे पाए जाते हैं। इनके देहगुहा में रक्त भरा होता है, इसलिए देहगुहा हिमोसिल कहलाता है। आहार नाल पूर्ण रूप होता है। मुख के चारों ओर मुक्त्रांक होते हैं, खींचने वाला, प्राप्त करने वाला होता है। श्वसन गिल्स, ट्रैकिया या बुक लंग द्वारा होता है। उत्सर्जी अंग मैल पीलगियन नलिका होती है। उत्सर्जी अंग जो होता है उसको बोलते हैं मैल पीलगियन। किसके लिए? अर्थोपोडा के लिए। ये एक लिंगी होते हैं, इसमें लिंग जो होता है अलग अलग होता है। प्यूपा से वयस्क कीट बनता है, इसे कायांतरण कहते हैं। प्यूपा क्या है? प्यूपा आप लोग देखे होंगे, जिस प्रकार से प्यूपा इस प्रकार का बनता है, इसके अंदर शिशु का निर्माण होता है। अंडे रूपी होता है, इसके अंदर शिशु का निर्माण होता है। ये साधारणतः ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या जिसको हम बोलते हैं लाल चींटी, काली चींटी, ये सब प्यूपा ऐसे निर्माण करता है, प्यूपा का निर्माण करता है। इसके अंदर इसके संतान होते हैं। उदाहरण के लिए झींगा हो गया, केकड़ा हो गया, तिरचट्टा हो गया, मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, उसको कन गोजर कहते हैं, गोजर हो गया, बिच्छू हो गया, भिरिंग हो गया। ये सभी जो होते हैं, भिरिंग इसमें छोटा सा होता है और इसके हाथ पैर होते हैं,
और इसके ऊपर अलग अलग कलर होता है, हरा उजला ऐसे कलर हो। इसको बिरिंग बोलते हैं, जो उड़ता भी है, लाइट पर ज्यादा दिखाई पड़ता है। तो ये सभी के सभी जो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, ये सभी के सभी जो पाए जाते हैं वो आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं। तो आर्थ्रोपोडा विश्व की सबसे बड़ी संघ कहलाती है। दूसरा है संघ में सातवां और मोलस्का कहते हैं। दूसरा हम इसलिए कहते क्योंकि ये जो है विश्व की दूसरी सबसे बड़ा संघ है मोलस्का। इनका शरीर अखंडित और द्विपार सममित वाला होता है। इनका शरीर एक कोमल झिल्ली द्वारा ढका रहता है, जिसे परवार या मेंटल कहते हैं। इस शरीर प्रायः कैल्शियम कार्बोनेट के एक कवच से ढका रहता है। रक्त परिसंचरण तंत्र खुला पाया जाता है। श्वसन गिल्स टेनिडिया या फुसफुस के द्वारा होता है। देहगुहा छोटी होती है। पाद पेशीयुक्त होता है। ये समानता एक लिंगी होते हैं, कुछ द्विलिंगी भी होते हैं। एक लिंगी भी होते हैं, द्विलिंगी भी होते हैं। उदाहरण के लिए काइटिन, घोंगा, सीप, ऑक्टोपस, सीपिया, ये सभी। ये सीप का चित्र दिखाया गया है और ये घोंगा का चित्र दिखाया गया है। जब घोंगा वास्तविक रूप में रहता है, जब निकल कर चलता है तो इस रूप में रहता है। और ये सीप का है जब ये बंद रहता है, जब ओपन होता है तो वो पूरा ओपन हो जाता है। अब ये संघ आठवां, जिसका नाम है इकाइनोडर्मेटा। इस संघ के जंतु समुद्री होते हैं। त्वचा के नीचे ग्लाइक्रियस प्लेटस होते हैं, इसलिए इन्हें इकाइनोडर्मेटा कहते हैं। इकाइनोडर्मेटा क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके त्वचा के नीचे कैल्सीरियस प्लेट्स होते हैं। देहगुहा विकसित होता है। ये एक लिंगी होते हैं। उदाहरण के लिए तारा मछली, समुद्री खीरा, सी, ऑर्चिन, बिल स्टार, विटल स्टार, एंटीडॉन, ये सभी इसके उदाहरण हैं। ये जो दिखाया गया इसको हम बोलते हैं तारा मछली। ये जो दिखाया गया इसको हम बोलते हैं विटल स्टार। तो ये सभी जो है वो इकाइनोडर्मेटा के संघ के जंतु हैं। संघ 9 प्रोटोकॉर्डेटा। इस संघ के जंतुओं में नोटोकॉर्ड उपस्थित होते हैं। नोटोकॉर्ड रीढ़ की हड्डी। इस संघ के संघ हेमोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्डेटा अनुपस्थित होता है। जो हेमोकॉर्डेटा होते हैं उसमें नोटोकॉर्डेटा नहीं पाया जाता है, परंतु तंत्रिका रज्जु उपस्थित होता है। तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं लेकिन नोटोकॉर्ड नहीं होता। ये द्विपार समित या डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनके शरीर में वास्तविक देहगुहा पाए जाते हैं। जोड़े क्लोम छिद्र या गिल छिद्र आसानी से खुलता है। ग्रसनी में आसानी से ही खुल जाता है। उदाहरण के लिए ब्लेन ग्लोसलेस ऐसे इनको वर्म कहते हैं। हॉर्डमेनिया और एम्फिऑक्सिस या बैंकीओटम्स, ये सभी मिलेंगे कहाँ? समुद्री जीव। समुद्र में मिलेंगे, देखने के लिए इधर नहीं। यहाँ पर है बैलियन ग्लोसेस, जिस प्रकार दिखाया गया है, जो दिखने में केचुआ या जोक के तरह दिख रहा है। यहाँ पर है एम्फिऑक्सिस, इस प्रकार दिखाया गया एम्फिऑक्सिस। समुद्र में मिलेंगे, इधर नहीं। आगे जाएंगे संघ 10वां कॉर्डेटा। ये जल और स्थल में पाए जाने वाले डिप्लोप्लास्टिक सिलुमेट त्रिस्तरीय सिलिमेंट जंतु है। इसमें नोटोकॉर्ड या पृष्ठ रज्जु उपस्थित होता है, अतः कंकाल कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी में परिवर्तित हो जाता है। ग्रासनी कोलोम या ग्रासनी गिल छिद्र उपस्थित होते हैं। पृष्ठीय नलाकार या खोखला तंत्रिका रज्जु उपस्थित होता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद होता है और पक्ष भुजा के पीछे स्थित होता है, यानी जिससे मलद्वार होता है वो पक्ष भुजा में स्थित होता है। यहाँ दिखाया गया है एक जंतु जिसका प्ररूपी कॉर्डेटा के रूप में, जिसका मुख यहाँ है, कोलोम छिद्र यहाँ पर है, हृदय यहाँ दिखाया गया है, आधार रुधिर वाहिनी इस प्रकार से दर्शाया गया है। यहाँ से दर्शाया गया मस्तिष्क यहाँ पर होता है, ग्रासनी यहीं पर हुआ, यहाँ हाथ है और ये पृष्ठीय वलयाकार तंत्रिका नाल हुआ जो ऐसे से दिखाया गया ऊपर से। यहाँ पृष्ठीय रुधिर वाहिनी हो गया, ये वाला नोटोकॉर्डेटा है, ये वाला भाग नोटोकॉर्डेटा। रीढ़ की हड्डी जिसको हम बोलते हैं वो पाया जाता है इसमें। पूंछ इसी में समाहित होता है और यहाँ पर दिखाया गया है पाचन के फलस्वरूप दिखाया गया। तो इस प्रकार ये कॉर्डेटा का हम अध्ययन करते हैं। क्लास 9 का उपसंघ वर्टिब्रेटा। उपसंघ वर्टिब्रेटा, इससे पहले पढ़े कॉर्डेटा, उससे पहले पढ़े इकाइनोडर्मेटा, अब पढ़ेंगे
वर्टिब्रेटा। इन जंतुओं का मस्तिष्क जटिल होता है, इसी कारण वर्टिब्रेटा क्रोनिएटा भी कहलाता है। वर्टिब्रेटा क्रोनिएटा भी कहलाता है। सिर में विशेष प्रकार के जोड़े संवेदी अंग होते हैं। संवेदी अंग वैसे अंग को कहा जाता है जो सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं। उपसंघ वर्टिब्रेटा 5 प्रमुख वर्ग में बांटा गया है। यहाँ पर वर्ग एक मत्स्य या फिशीज। मत्स्य बोले तो मछली, फिशीज मतलब फिश, तो मछली के बारे में। इनके शरीर के अंतर्गत इनके अंतर्गत मछलियां आती है। इनके शरीर धारा रेखीय होता है क्योंकि ये आसानी से तैर सके, नौकाकार होता है, ताकि इन्हें किसी प्रकार के जल में तैरने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए इनका शरीर जो मछली का शरीर होता है नौकाकार होता है। इनकी त्वचा सल्क से ढकी होती है, ऊपर सल्क से ढकी होती है। किसी किसी में सल्क जो होता है बड़े आकार में पाया जाता है, किसी में छोटे आकार में पाया जाता है। इनमें तैरने के लिए पंख और मसल्स पूंछी होती है। पीछे पूंछ होती है जो पानी में तैरने में मदद करती है, और साथ ही साथ उसको पंख होता है। इनमें तैरने के लिए पंख और मसल्स पूंछ होती है। इनमें श्वसन क्लोम और गिल्स की सहायता से होता है। जो श्वसन की क्रिया होती है गिल्स के द्वारा होता है। यहाँ प्रश्न पूछा जाता है मछलियां पानी में श्वसन की जो क्रिया करती है किस द्वारा, तो गलफड़ों के द्वारा, इसी को गिल्स कहा जाता है। गिल्स जो होता है उसमें लगभग लाखों हजारों की संख्या में एक दूसरे के ऊपर लेयर पर पाया जाता है। छोटे छोटे उसमें लेयर बने होते हैं जो झाड़ी नुमा जैसा होता है। इसमें श्वसन कोलोम या गिल्स की सहायता से होता है। इनके हृदय में 2 विषम कक्ष होते हैं। याद रखना है, जलीय जीव में 2, स्थलीय जीव में 4 और उभयचर में 3। उसका जो हृदय का आकार होता है निवेशम जो उसमें बटा होता है 3 वेशम में होता है। उभयचर में 2 होता है जलीय, 3 और 4 होता है स्थलीय। ये अनियमित तापी और असमतापी शीत रक्तीय होते हैं, अर्थात वातावरण के तापक्रम के अनुसार इनके शरीर का तापक्रम बदलता है। ठंडा के दिन में वो अपना टेम्परेचर बदल कर बढ़ा लेता है और गर्मी के दिन में अपना टेम्परेचर को घटा लेता है, ताकि पानी के जो प्रभाव होता है ठंडा के दिन में ठंडा हो जाता है, गर्मी के दिन में गर्म, तो इससे इफेक्ट ना पड़े, ऐसा उसके गुण उसके शरीर में पाया जाता है। ये जल में अंडे देने वाली वर्टिब्रेटा है। इनका जो निषेचन की क्रिया होता है साधारणतः बरसात के दिनों में अधिक होते हैं। उदाहरण के लिए स्कोलोंडोना, इलेक्ट्रिक रे जिसको बोलते हैं बिजली मछली, यहाँ स्ट्रिंग रे, रेहू, कतला, समुद्री घोड़ा एक प्रकार की मछली है। तो ये सभी जो आते हैं ये आते हैं संघ वर्टिब्रेटा में, जिसमें आता है मत्स्य पहला। दूसरा है वर्ग इम्फीबिया। ये जल और स्थल दोनों जगह रहते हैं। ये जल स्थल चर या उभयचर कहलाते हैं। जो जल और स्थल दोनों पर आता है उसे उभयचर कहा जाता है। इनकी त्वचा ग्रंथिमय होती है। श्वसन त्वचा गिल्स और फेफड़े द्वारा होता है। अंतःकंकाल अस्थि का बना होता है। हृदय में 3 कक्ष या वेशम, 2 अलिंद और 1 निलय होता है, अभी बता चुके हैं। 4 होता है स्थलीय में, 3 होता है जो जल और स्थल दोनों पर आता है, 2 होता है जो जलीय होता है। मलाशय और मूत्र जनन वाहिनियां क्लोएका से खुलता है। वायु निषेचन होता है। इनमें वायु निषेचन होता है। परिवर्धन के समय टैडपोल लार्वा बनाता है जो कायांतर के पश्चात शिशु बनाता है। यहाँ क्वेश्चन आता है कि मेढक का लार्वा को क्या कहते हैं। तो मेढक के लार्वा को टैडपोल कहते हैं। टैडपोल पूछा जाता है मेढक जब जनन की क्रिया पूर्ण करते हैं तो शिशु किसमें विकसित होता है? टैडपोल में विकसित होता है। जैसे मेढक, टोड, छतरी, हयाल, सैलमेंडर आदि, ये सभी जो होते हैं उभयचर श्रेणी में आते हैं और ये अपना जनन की क्रिया बायरूपी करते हैं। अब है वर्ग तीसरा जिसका नाम है रिपिटेलिया। रिपिटेलिया मीन्स घिसट कर चलने वाले। ये रेंग कर चलते हैं, अतः इस वर्ग को रिपिटेलिया कहा जाता है। ये शीत रक्तीय होते हैं। श्वसन फेफड़े के द्वारा होता है। इनके हृदय में सामान्यतः 3 वेशम कक्ष होते हैं। रिपिटेलिया भी 3 को होता है। अंतःकंकाल अस्थि का बना होता है। साधारणतः अंत निषेचन होता है। उदाहरण के लिए कछुआ है, छिपकली है, ट्रैको है, अजगर है, कोबरा है, करैता है आदि। सांप जितना भी हो सब चलता है रेंग कर, इसलिए उसको रखा गया है रिप्टिलिया वर्ग। अब अगला वर्ग 4 ए बीज
ए बीज में क्या जानेंगे, एक वर्ग के अंतर्गत पक्षी आते हैं। ये नियमित तापी जंतु हैं, इनका परों से ढका रहता है। इनका जो शरीर होता है पर से ढका होता है, पर मतलब पंख से ढका होता है। इनके अग्रपद पंख में रूपांतरित होते हैं। जबड़े से में दांत नहीं होते हैं, जबड़ा में दांत नहीं होता है, चोंच होता है, चोंच। श्वसन फेफड़े द्वारा होता है। हृदय 4 बेसम में बटा होता है। कंकाल स्पंजी और हल्का होता है। ये अंडक होते हैं। उदाहरण के लिए कबूतर, गोरैया, मैना, मोर, तोता, दौड़ने वाला बहुत बड़ा ऑस्ट्रिच जो उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है। ये सभी एबीज वर्ग के श्रेणी होते हैं। एबीज मीन्स बोले तो पक्षी, और रिप्टिलिया मीन्स बोले तो सांप, और यहाँ से बोले हम इम्फीबिया तो उभयचर मेढक, और यहाँ से मत्स्य बोले तो मछली, रेहू, कतला, जो भी हो। अब जो होगा 5वां वर्ग, उसमें आएंगे एनिमेलिया। तो एनिमेलिया के बारे में कुछ जानकारी हम लेंगे। वर्ग 5वां है संघ। 5वां जो है उसमें स्तनीय या मैमेलिया। ये क्या होते हैं, नियमित तापी होते हैं। ये अपना तापमान नहीं बदलते हैं। ठंड में इनको ठंड लगेगा, गर्मी में गर्म लगेगा। तो ये बाहरी उपकरण से अपनी सुरक्षा भले प्रदान कर सकते हैं, लेकिन ये अपने शरीर के तापमान को बदल नहीं सकते हैं। त्वचा, बाल और रोम से ढका होता है। बाह्यकर्ण उपस्थित होता है। इसमें स्तन पाए जाते हैं। स्तन से नवजात के पोषण के लिए दूध ग्रंथियां पाई जाती है, जो स्त्रियों में सामान्यता होती है। श्वसन फेफड़े द्वारा होता है। हम सबका फेफड़े द्वारा होता है। हृदय में 4 बेसम कोष्ठ होते हैं। लाल रुधिर कणिका केंद्रकहीन होता है। लाल रुधिर कणिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। 4 चैम्बर में बटा होता है। 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। एक दायां अलिंद, एक बायां निलय। एक दायां अलिंद, एक बायां अलिंद, और एक दायां निलय, एक बायां निलय होता है। इसमें अंतःनिषेचन होता है। मादा शिशुओं को जन्म देती है। हालांकि स्तनी के एक वर्ग अंडे भी देती है, जैसे किरणा। ये बीबीआई है। पूछा जाता है कौन सी मादा अंडे को जन्म देती है, अंडे को देती है, तो यह किडना है। तथा एक वर्ग अविकसित शिशु को जन्म देती है, जैसे कंगारू। कंगारू जो देता है अल्प विकसित देता है, पूर्ण विकसित नहीं होता है। कंगारू में अविकसित शिशु प्रारंभ से उदर के नीचे स्थित म्यूस्पियम नामक थैली में रहता है, जहाँ दूध ग्रंथि में पोषण प्राप्त होता है। इसमें जो थैली यहाँ पाया जाता है, इसी से ये दूध स्रवण इनके संतान करते हैं, इनके बच्चे करते हैं। उदाहरण के लिए बत्तख, चोंच, कंगारू, चमगादड़, गिलहरी, खरहा, चूहा, कुत्ता, मैकाका, शेर, हाथी, मनुष्य, ये सभी ये मैमेलिया वर्ग के अंतर्गत आते हैं। यहाँ कंगारू का चित्र दिखाया गया है। यहाँ इसका पेटीकोट होता है, जिसमें इसका संतान रहता है। यहाँ दूध स्रवण में आसानी होता है इसको।